सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो हम लोग आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो है तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप लोगों को मालूम है कि ये 5 मार्क्स का आता है और यही आप लोगों का रिजल्ट, ये जो पार्ट है 5 और 6 दो पार्ट है, यही आप लोगों का रिजल्ट बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। मतलब एक क्वेश्चन अगर आ गया तो 5 मिलेंगे और नहीं तो 5 जाएंगे। अब आप लोग समझ ही सकते हो। ओके, तो चलिए जरा इसमें से हम लोग समय न बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसमें से पहला क्वेश्चन जो दे रहा है फिफ्थ का नंबर है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, और ये डिटर्मिनेंट दिया गया है, यानी सारणिक है x प्लस ए बी सी ए, एक्स प्लस बी सी ए बी, एक्स प्लस सी, इस प्रकार से। तो आप लोग इसमें प्रूफ करके जो देने वाले हैं वो ये एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, डिटर्मिनेंट जो सारणिक के सवाल होते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको जो डील करेंगे। अब देखिए x प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, तो यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ c है, और यहाँ देखो a है, b है और c है। तो इसका मतलब है कि आप लोग इस प्रकार से अगर ऐड कर दें, जोड़ दें सबको एक साथ, तो कुछ ना कुछ काम बन जाएगा। तो इसलिए हमने एक इसमें से कॉलम ऑपरेशन, यानी कॉलम जब जुड़ते हैं तो कॉलम ऑपरेशन कहते हैं। ये वाला जो कॉलम होता है ये C1 है, और ये वाला जो कॉलम होता है वो C2 है, और ये वाला कॉलम होता है ये C3 है। तो सबको पहले हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये कैसे ऐड करेंगे? C1 चेंजिंग टू, इसको पढ़ते हैं C1 चेंजिंग टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखिए जरा, इसमें से ये और ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। C1 ही चेंज हो रहा है इसलिए, और बाकी B और C वैसे के वैसे बने रहेंगे। इसमें दूसरा हो जाएगा x प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और ये जाएगा x प्लस बी सी। और इसी प्रकार से आप तीसरे वाले को भी जोड़ेंगे तब भी ये जाएगा। बाकी ये दोनों कॉलम के जो नंबर हैं ये सेम रहेंगे, क्योंकि ये नहीं हो रहे। तो चलिए जरा नेक्स्ट में अब देख रहे हैं कि ये सब एक ही जैसे हैं, तो अब हम लोग इस कॉलम से ये चीज बाहर ले सकते हैं डिटरमिनेंट में। देखिए जरा, इसको बाहर ले लिया गया है, तो ये आ जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो अब यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, बाकी एज इट इज जैसे हैं वैसे रहेंगे। अब हम लोग करते क्या है कि दो जीरो लगातार ढूंढना होता है डिटरमिनेंट में, तो इजी हो जाता है, सरल हो जाता है। तो अगर इस वाली चीज को इसमें से घटा दें तो एक जीरो मिल जाएगा, ये वाली घटा दें तो ये, तो मतलब कुल मिलाकर के ये जो होता है ये R1 है, यानी रो 1 है, और ये रो 2 है, और ये है रो 3। तो अब आप लोग बताइए जरा, इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो ये वाली चीज आ जाएगी जीरो। पहला हो गया जीरो, दूसरा भी जीरो, और यहाँ ये 1 वैसे बचा रहेगा। लेकिन जब ये वाली चीज इसमें से घटाई जाएगी तो ये b माइनस एक्स माइनस बी हो जाएगा, मतलब b माइनस एक्स माइनस बी ऐसे हो जाएगा। तो b से b कट जाएगा, माइनस एक्स बचेगा। अब ये जो b है इसमें घटेगा तो ये x आ जाएगा। अब ये जीरो है भाई, ये c इसमें घटेगा तो जीरो हो जाएगा, और जब ये चीज इसमें घटेगी तो माइनस एक्स आ जाएगा, इस प्रकार से। अब पता है, हम लोग इसमें से दो जीरो जब लगातार ढूंढ लेते हैं तो डिटरमिनेंट का साइन चिन्ह तो आप लोग जानते ही हो कि पहला जो साइन होता है वो होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और फिर प्लस माइनस प्लस, ये होता है। तो इसमें से जब हम काट के चलते हैं तो यहाँ पर पहली कंडीशन 1 होनी चाहिए। देखिए ऐसे कैंसिल करेंगे, ये देखिए 1 मिल गया, और इसका जो भी साइन होता है वो बाहर निकल आता है। जैसे यहाँ पर प्लस होता है इसका साइन, तो ये प्लस वाली चीज बाहर होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो एक छोटा डिटरमिनेंट 2/2 का डिटरमिनेंट यानी सारणिक बचेगा, तो वो ये लिखा हुआ। अब आप पूरा करा के सीधे सीधे आप इसको आंसर लिखेंगे, जैसा आ रहा है वैसा बैलेंस कर लेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन और 5 नंबर दे के जाएगा, कितना इजी है। अब आगे आप लोगों को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ये क्वेश्चन है, और ये भी आसान है, कोई कठिन नहीं है। तो इसमें देखिए दे रहा है कॉस इनवर्स x बाई टू प्लस कॉस इनवर्स y बाई थ्री इज इक्वल टू थीटा है। तो सिद्ध करना है ये रिजल्ट। ये रिजल्ट आप लोगों को प्रूव करके देना है। बहुत आसान क्वेश्चन आया, देख ले। तो इसमें से जो दिया गया था पहले हम लोग लिखते हैं, वी हैव का मतलब है वी हैव, इसका मतलब है जो दिया गया है वो चीज लिखते हैं, और ये इस प्रकार से। और हम लोग अब करते क्या है कि फार्मूला देखे जाते हैं। तो ये फार्मूला है, ये पहला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस हो जाता है। और ये साइन इनवर्स वाले भी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स, इसकी जरूरत नहीं है, हमने आप लोगों को समझने के लिए लिख दिए थे। तो चलिए जरा इसको देख लेते हैं। तो कॉस इनवर्स पहले होता है, देखो x इंटू वाई, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा,
माइनस होता है बीच में माइनस आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह ये दिया गया है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9, ठीक है ना। वाई इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू थीटा। अब इधर कॉस इनवर्स है और यहाँ थीटा है, तो आपको पता है कि यहाँ पर दोनों पक्षों में कॉस लिया जाता है बेटा, ये इधर आया जाया नहीं करता है, कोई ट्रेन व्रेन नहीं चला करती है यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए, मतलब कॉस थीटा दोनों पक्षों में लिया जाएगा, तो इधर हो जाएगा ये कॉस थीटा। तो अब देखिए एक्स और वाई का गुणा कराएंगे, 2 इंटू 3 है तो एक्स वाई बटे 6 माइनस, और इसके बाद इसको हमने क्या किया है, एक ही अंडर रूट में कर लिया है इस प्रकार से, तो ऐसा आ जाएगा। अब एक्स वाई बटे 6 माइनस, देखिए अब पक्षांतर कर लिया है कॉस थीटा को इधर, क्योंकि रूट लगा हुआ है और हमारे इस रिजल्ट में रूट आ नहीं रहा है, इसका मतलब स्क्वायर करके हटाना पड़ेगा। तो हम लोग करते क्या, एक्स वाई बाई 6 माइनस कॉस थीटा, ये ट्रांसपोजिशन मतलब पक्षांतर किया, और इसको जो है हम लोग राइट साइड में ले गए हैं, और पता है मल्टीप्लाई भी करा लिया हम लोगों ने, फिर ले गए, तो 1 का मल्टीप्लाई पहले दोनों में करा लेंगे तो बताइए यही आएगा सेम, उसके बाद वाई स्क्वायर बटे 9 इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो वाई स्क्वायर बटे 9 ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस और माइनस प्लस अर्थात ये आ जाएगा। अब फिर दोनों पक्षों में कर दिया वर्ग। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहीं पर वर्ग क्यों नहीं किया गया, यहीं पर अगर डायरेक्ट वर्ग कर देते तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर जो 2ab वाला पद आता ना तो उसमें फिर रूट रह जाता, फिर करना पड़ता, इसलिए ध्यान रखिएगा रूट अगर सिंगल एक साइड में है तो स्क्वायर करने पर तुरंत हट जाता है। तो ये बच्चों हमने यहाँ पर स्क्वायर लगाया हुआ है। अब आगे देखो होल स्क्वायर ओपन करते हैं, लासा लेने के ऊपर गलती ना करना, लासा अगर ले लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा कठिन हो सकता है, टाइम मतलब खवा सकता है, और टाइम होता नहीं एग्जाम में। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई इसका होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बटे 36 प्लस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2, और ए की जगह ये एक्स वाई बटे 6 और बी की जगह कॉस थीटा, यहाँ से केवल रूट हटना है, बाकी सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर बटे 4, देखिए अब हम लोगों ने इस स्टेप में किया गया है कि ये जो माइनस वाला था लेफ्ट हैंड साइड में अगर ट्रांसपोजिशन करेंगे पक्षांतर तो एक्स स्क्वायर बाई 4, फिर हमने ये वाला पद लिखा है, लेकिन इसमें काटा पीटा नहीं किया, काटना आता है लेकिन काटा नहीं है, क्योंकि क्या फायदा, आगे चल के एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा ना। तो 2xy अपॉन 2xy cos थीटा अपॉन 6, और फिर ये वाली चीज को उठा करके पक्षांतर कर दिया, ये 1 इसी साइड था और cos स्क्वायर थीटा उधर, तो आप लोग एक फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर आपको करना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी ये वैल्यू जो है साइन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। बाकी इसमें से हम लोगों ने क्या किया है कि एलसीएम ले लिया है 36 का, तो बच्चों यहाँ पर जो है 36 का एलसीएम लेंगे तो ये मतलब 36 से गुणा करा दिया है, गुणा कराएंगे तो जाएगा, भाई देखिए 36 का मल्टीप्लाई अगर यहाँ पर हो रहा है तो 4 से कट जाएगा, 4 9 ये 4 ये 4 4 9 जा होता है 36, तो 9x स्क्वायर, फिर 36 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 12 आ जाएगा ये, और यहाँ भी 36 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 साइन स्क्वायर थीटा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं, कहाँ से आया हुआ है, ओह ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन से अर्थात निश्चित समाकलन से आया हुआ है, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आता है हर साल आते हैं ये क्वेश्चन, तो आपको मालूम ही है। तो आई इक्वल टू देखिए जरा दिया गया है, इंटीग्रेशन है 0 से पाई, लिमिट लगा रहा है, और एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको सिद्ध करके लाना है पाई स्क्वायर बाई 4। तो चलिए जरा देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जैसे इस टाइप का दिया गया हो, मतलब कोई भी इंटीग्रेशन की लिमिट अगर 0 से हो और ए है मैंने कुछ 0 से ए दिया गया हो और एक्स एफ एक्स टाइप का फंक्शन हो इस तरह से, तो आप पहले इस एक्स को रिमूव करते हैं, उसमें प्रॉपर्टी ये वाली अप्लाई करते हैं। ये प्रॉपर्टी बोलती है कि लिमिट की कंडीशन 0 से ए होना चाहिए, और फंक्शन जो है वो ए माइनस एक्स अगर ऐसा है डी एक्स, तो ये एफ एक्स मतलब इधर से देखें उल्टा लिख दिया है, ये लेफ्ट में है राइट में, 0 से एफ एक्स डी एक्स है, तो ये जो वेरिएबल होता है ना एक्स, तो ये एक्स को ए माइनस एक्स अगर लिख देंगे तो भी दोनों की वैल्यू सेम होती है, ये प्रॉपर्टी है। तो हम लोग करते क्या है कि आई इक्वल टू 0 से पाई है और पाई माइनस एक्स, मतलब जो ये वेरिएबल है चर है, तो ये पाई बाय अपर लिमिट माइनस एक्स, यही तो हो रहा है, यहाँ एक्स है, यहाँ पर इसकी अपर लिमिट है ए है, और उच्चिष्ट सीमा कहते हैं इनको, तो ये जो है a माइनस एक्स हो गया है, यानी जो वेरिएबल था यहाँ पर x वो a माइनस एक्स, मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स, जहां जहां भी x होगा, देखिए यहाँ x है तो अपर लिमिट माइनस एक्स, यहाँ x है तो अपर लिमिट माइनस एक्स, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर वैसे ही है, और x यहाँ आ गया तो अपर लिमिट माइनस एक्स। तो इस तरह से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि ये कैसे कर दिया गया। अब हम लोग बात करते हैं जैसे साइन पाई, पाई माने 180, तो साइन 100 ये फार्मूला होता है साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, आप जानते हैं साइन थीटा ही होता है,
लेकिन कॉस 180 माइनस थीटा में चेंज हो जाता है 180 माइनस थीटा, क्योंकि 180 माइनस किस चतुर्थांश में पहुंचता है सेकंड में, और सेकंड में कॉस निगेटिव होता है तो माइनस कॉस थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर जो है स्क्वायर लगा है, तो जब ये बाहर आएगा तो फिर प्लस बन जाएगा, वही आ गया। अब हम लोग करते क्या है कि ये जो इक्वेशन है फर्स्ट और ये जो इक्वेशन है सेकंड, इन दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ते कैसे हैं, आई, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड आई है, इसका लेफ्ट हैंड साइड, तो आई और आई कितना हो गया 2i। एक ही बार इंटीग्रल लिखते हैं, लेकिन केवल फंक्शन और फंक्शन जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर ये फंक्शन आप लोगों को दिया गया इतना, ये फंक्शन है, तो देखो हमने पहले ये लिख दिया और उसके बाद ये वाला फंक्शन है, ये लिख दिया एक ही इंटीग्रेशन में, पूरे में ब्रैकेट लगा के बाहर dx। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए ये आ गया है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों में सेम एलसीएम है, साइन एक्स दोनों में कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, और ये आ जाएगा, तो यहाँ से एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये जो पाई है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो इंटीग्रेशन के अंदर कोई काम नहीं होता है, सीधे बाहर ये होगा, पाई यहाँ पर आ गया और ये बच जाएगा। अब इसमें करते क्या, बिल्कुल सिंपल हो गया है। अब cos x इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, cos x इज इक्वल टू टी लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन x dx इज इक्वल टू dt, तो ये माइनस साइन -1 मल्टीप्लाई करके इधर आ जाएगा माइनस dt साइन x dx, तो ये है साइन x और ये है dx, साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt आ जाएगा। और लेकिन ध्यान रहे लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, जब भी निश्चित समाकलन में हम लोग जो है कुछ मानते हैं तो लिमिट चेंज कर लेते हैं, या तो फिर अगर नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन बाद में फिर ये जो माना हुआ है x में चल रहा था सवाल, तो x वाला ये जो t बराबर cos x रखेंगे फिर लिमिट लगाएंगे, तो यही आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लिमिट कहाँ से चेंज करते हैं, यहाँ से जीरो है, लोअर लिमिट अगर जीरो है तो यहाँ जीरो रखेंगे तो cos जीरो आएगा, cos जीरो का मान 1 होता है, लोअर लिमिट पर 1 आ गया। अपर लिमिट पर पाई है तो cos पाई, cos 180 का मान होता है -1, तो ये -1 आ जाएगा। तो इस तरह से लिमिट भी चेंज हो गई है, वैल्यू भी रख दिया cos x जगह t, तो ये बन जाएगा। अब इसमें से ये माइनस हम लोगों ने किया है बाहर। चलिए जरा अब आगे इसको देखते हैं, इस कैलकुलेशन कैसे है। अब जब ये आ गया तो इसमें से 1 प्लस टी स्क्वायर, और आप जानते हैं इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x, सिंपल सा फार्मूला लगता है। तो यहाँ से tan इनवर्स x बन जाएगा, तो t में चल रहा है तो tan इनवर्स t बन जाएगा, लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है -1। अब ये लिमिट अप्लाई करते हैं, तो पहले अपर वाली अप्लाई करेंगे, तो tan इनवर्स और t की जगह -1 आ जाएगा, तो tan इनवर्स -1 और tan इनवर्स 1। अब आप जानते हैं कि tan इनवर्स -1 हमने पहले ही बताया है कि इसको आप लोग जो है इस फार्मूले से tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स बदल लिया करिए, थोड़ा फायदे में रहेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स -1 है, तो ये फार्मूले से माइनस tan इनवर्स 1 और ये भी माइनस tan इनवर्स, दोनों जुड़ जाएगा तो -2 tan इनवर्स है, गुणा कराया जाएगा तो 2 पाई, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसकी वैल्यू रख देंगे बेटा 1 1 tan पाई/4 का वैल्यू होता है, तो ये रख दिया, और tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा अप्लाई किया, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको केवल पाई/4, और पाई पहले चल रहा था, तो पाई इंटू पाई/4 ये बनेगा, जो कि बन जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओ ये है, स्पर्श करते हैं। अच्छा ये जो है नॉर्मल इन टेंजेंट, स्पर्श रेखा और अभिलंब से आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें से देखिए कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वक्र ये है, और ये इंपॉर्टेंट बनता है, हमें लगता है जो हर्षरूप की बुक पढ़ रहे होंगे उनमें एक ही क्वेश्चन ऐसा है। तो एक चीज बताने जा रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा। यहाँ स्पर्श करते हैं, वैसे तो प्रच्छेद अगर करेंगे तो इनके दोनों के बीच का, स्पर्शियों के बीच का कोण निकाल लेते हैं, आगे आएंगे तो बताएंगे इसमें भी। तो लेकिन जब स्पर्श करते हैं तो ये वाला पॉइंट है, मान लेते हैं जैसे ये x1, y1 पर स्पर्श करते हैं, तो ये जो वक्र देख रहे हो ये पहला वाला अगर हम लोग मान ले, वैसे तो है वृत्त लेकिन हम जनरल ऐसे चित्र बनाते हैं, तो पहला वाला वक्र है, इसके इस बिंदु पर स्पर्श रेखा निकाला, और इसके बाद जो है दूसरा वाला वक्र है, तो इसके इसी बिंदु पर, क्योंकि स्पर्श करते हैं तो एक बिंदु तो कॉमन होगा ही दोनों में, तो माना यही है। और अब आप ही लोग बताइए कि अगर ये कट कर रहे होते इस प्रकार से, जैसे ये है और ये वक्र है, कट कर रहे होते तो ये स्पर्श रेखा देखो इसकी अलग आती और ये वाली स्पर्श रेखा इसकी अलग आती, दोनों अलग अलग। और दो रेखाएं अगर होती तो दोनों रेखाओं की अलग अलग प्रवणताएं आती, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर स्पर्श में स्पर्श करेगा तो एक ही स्पर्श रेखा होगी दोनों की, ध्यान रखिए स्पर्श करने में एक ही स्पर्श रेखा होगी।
और उसकी प्रवणता चाहे इस वक्र का अवकलन करके निकालो चाहे इस वक्र का अवकलन करके निकालो, दोनों का सेम आएगा। तभी हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, और कट करेंगे तो दोनों की प्रवणताएं अलग होंगी। लेकिन इसमें देखो, इस वक्र की भी यही स्पर्श रेखा है, इसकी यही है, दोनों की सेम स्पर्श रेखा है, तो एक ही स्पर्श रेखा में प्रवणता दोनों की बराबर आएगी। तो चलिए जरा, बिल्कुल सिंपल है बेटा, प्रवणता निकालने के लिए वक्र का अवकलन कर दिया जाता है। पहले हम लोग ऐसा करते हैं, पहले इनको हल कर देते हैं। हल करने से होगा कि जहां पर ये काटते हैं वो निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो हल करने में आप लोगों को वाई स्क्वायर का कंप्लीट मान दिया गया, तो यहाँ पर रख देंगे वाई स्क्वायर को, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस और वाई स्क्वायर की जगह पूरी वैल्यू ये हो जाएगी, और बाकी ये सॉल्यूशन है। आप देखो एक्स स्क्वायर 4 का मल्टीप्लाई हुआ है, 1 ये है, पक्षांतर किया प्लस 3 बचेगा, फैक्टर किया गुणनखंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स फैक्टर होगा, x प्लस 3 यहाँ से कॉमन निकल गया, यहाँ से भी 1 कॉमन निकल जाएगा, फैक्टर करके है। तो इस प्रकार से x के हमको दो मान मिलेंगे, एक x इक्वल टू -3 और एक x इक्वल टू -1, दो मान मिले। अब ये चेक करते हैं जरा कौन कौन से सेटिस्फाई करेगा। देखिए जरा, जब आप लोग यहाँ से x इक्वल टू -3 लेते हो तो कितना जाएगा, -3 अगर यहाँ पर लेते हैं तो -3 में क्या होगा, -3 + 1, तो -3 + 1 क्या होता है, माइनस का आएगा, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8 होगा, तो ये जो है इमेजिनरी बनाएगा, इसलिए ये वाला वैल्यू हम लोग छोड़ देंगे, इसको नहीं लेंगे। ये -1 है तो यहाँ पर रखो, चाहे यहाँ कहीं भी रखें, तो -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, y का मान 0, मतलब x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू जो 0 आ रहा है, तो यहाँ से एक निर्देशांक मिलेगा जो ये स्पर्श करता है, अर्थात x1 की वैल्यू जो है, ये पॉइंट की जो वैल्यू हो जाएगी -1,0। ये ओरिजिनल फिगर नहीं है, ओरिजिनल फिगर में एक वृत्त है, दूसरा परवलय है। आप लोग अगर इसको ठीक से ओरिजिनल बनाएंगे तो ये वृत्त है और पैराबोला ऐसे बन जाएगा, ऐसे स्पर्श करते हैं, ओरिजिनल ऐसा होगा। तो चलिए जरा देख लेते हैं आगे। तो निर्देशांक तो हो गया, यही लिखा हुआ है कि x बराबर -3 लेंगे तो y का वैल्यू इमेजिनरी आएगा, इसलिए हम लोग ये वाली चीज लेंगे नहीं। अब ये वाली चीज लेंगे हम लोग, तो बिंदु स्पर्श बिंदु जो x1 y1 है वो ये मिल जाएगा। अब आपको पता है कि वक्र अगर दिया गया y इक्वल टू f ऑफ x, तो इसके हम अगर अवकलन कर दें, अर्थात d dx ऑफ y, मतलब dy बटे dx जो भी पढ़ते हो, तो d dx ऑफ y अगर आप लोग निकालते हो तो ये प्रवणता निकल के आती है, और प्रवणता जिस बिंदु पर निकालना होता है उस बिंदु को रख दिया जाता है। हम लोग करते क्या है कि दोनों वक्रों का अवकलन करते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि दोनों वक्रों का अवकलन करके दोनों की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालें। जरा अगर स्पर्श कर रहे होंगे तो दोनों से एक ही आएगी प्रवणता, क्लियर है। तो चलिए जरा इसका हम लोग जो है पहले इसका अवकलन करते हैं, पहले वाले का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ देखते हैं, ये लिखा हुआ है। तो इसमें वक्र का जो समीकरण है वो ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये है, इसका अवकलन ही कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और वाई स्क्वायर का होगा 2i इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी डी वाई बटे डी एक्स, जो भी पढ़ते हो देखते रहिए, हम तो डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू -x अपॉन वाई, ये आ जाएगा। अब वो बिंदु रख देंगे जो आप लोगों ने निकाला यहीं पर, तो डी डी एक्स अपॉन -1,0, मतलब x की जगह आपको रखना है -1, तो यहाँ देखिए हमने रख दिया, और उसकी जगह 0, तो इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि tan थीटा इन्फिनिटी तो 90 अंश का कोण बना रहा होगा वो, x अक्ष की धन दिशा से 90 अंश का कोण, कोई बात नहीं। दूसरा वाला वक्र दिया गया था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था, शायद आपको याद हो 4 और ब्रैकेट में x प्लस 1, ये दिया गया था। तो इसमें से हम लोग जो है इसका भी अवकलन करते हैं, तो वाई स्क्वायर है तो 2i हो जाएगा पहले, और डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, और यहाँ 4 है, x का 1 हो गया, 1 का 0, तो केवल 4 बचेगा। तो यहाँ से कितना निकल करके आएगा भाई, डी डी एक्स ऑफ वाई 2 बटे y1 आएगा। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 2 बटे 0, ये भी इन्फिनिटी। अब देखिए क्लियर हो गया ना, जो हम बता रहे, दोनों की प्रवणता इन्फिनिटी आ रही, मतलब दोनों 90 डिग्री पर झुका हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी अब एक ही स्पर्श रेखा होगी, तो यहाँ से ऐसे इसको आप लोग चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये बेटा वेक्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, और पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसके पीछे देखो, सब पहले सवाल पढ़ते हैं, कहता क्या है, कहता है कि एक सरल रेखा आपके पास ये है, वेक्टर रूप ऐसा ही होता है, वेक्टर रूप यही होता है, सरल रेखा का जो वेक्टर फॉर्म होता है, ए वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा म्यू एन, जो भी लगाओ, वेक्टर बी, इस प्रकार से ये वेक्टर फॉर्म होता है। तो ये सरल रेखा है और ये भी सरल रेखा है, तो हमने एक को मान लीजिए कि ये बना लिया है, दूसरा ये, अब इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो
अच्छा, इसमें कुछ अच्छे बच्चे होंगे तो कहेंगे बीच की दूरी बेटा 3D है, 3D में सरल रेखाएं अगर समांतर भी नहीं है ना तो समझ लीजिए इनके बीच की दूरी निकल आती है, और 2D में अगर समांतर होंगी तो ही निकलेगा। तो चलिए जरा, एक सरल रेखा का समीकरण ये दिया गया है, दूसरा ये दिया गया। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि देखिए दो रेखाएं अगर आपके पास है, समझिए जरा ध्यान से, दो रेखाएं जरा आपके पास है, ये है r बराबर है a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 और दूसरा है r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा वेक्टर b2। तो इसके बीच की जो दूरी निकालते हो ना, तो इसको हम अगर d से लिखें तो इसके लिए फार्मूला बनता है वेक्टर e2 माइनस a1 डॉट, और इसके बाद होता है b1 क्रॉस b2, ये है, और अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, ये इसका फार्मूला होता है। अब पता है इसमें क्या क्या करा लेता है, बीच की दूरी पूछ करके। कितना इंपॉर्टेंट सवाल क्यों बनता है, क्योंकि देखिए दो वेक्टर का घटाना, पहले आपको इनको घटाना पड़ेगा, तो वो देखो आपने दे दिया। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना, b1 क्रॉस b2 निकालोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट करना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद जब ये जो आएगा ये जो आएगा उनका डॉट प्रोडक्ट करना, मतलब उसने ये भी निकला दिया। और b1 क्रॉस b2 है तो उसका मॉड लेना, मतलब कई चीजें, घटाना, क्रॉस प्रोडक्ट करना, डॉट प्रोडक्ट करना, और उसके बाद मॉड निकालना, सब एक ही साथ आपको बताना पड़ता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और 100% ये सवाल लगभग लगभग हर साल आता है। तो इसमें से अब हम लोग चलते हैं, पहले a2 a1 ये सब निकालते हैं, तो इसकी तुलना कर देते हैं। इसकी तुलना करते हैं, वेक्टर r बराबर समीकरण एक यही वाला डाला हुआ है, तो a1 प्लस लैम्डा वेक्टर v1। तो अब देखिए जरा, a1 है, उसके बाद प्लस लैम्डा है, तो a1 की वैल्यू ये हो जाएगी, ये लिख दिया है। इसके बाद जो b1 है तो b1 की वैल्यू लैम्डा के आगे जो है ये हो जाएगी, तो ये आ गया। इसी प्रकार समीकरण दो की भी तुलना कर लिया, a2 की वैल्यू ये हो जाएगी और b2 की वैल्यू ये हो जाएगी, सॉरी हाँ सही है, सही सही बोल रहे हैं। अब देखिए जरा, ये हो गया a1 b1 ये, तो अब आपको पता है a2 माइनस a1 पहले निकाल, a2 की वैल्यू ये रखेंगे, देखो ये आ गई पूरी कंप्लीट, और माइनस a1 की वैल्यू ये रखी हुई है, और इनको घटाएंगे तो घटाना तो आपको आता ही होगा। चलिए जरा देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं, सॉरी बच्चों। तो इसमें से देखते हैं सबसे पहले a2 माइनस a1, सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा जो है क्लिक दूसरी जगह हो गया था। तो चलिए जरा देखते हैं आगे, a2 माइनस a1 है, तो a2 माइनस a1 आपने घटाया, 2i कैप में से i कैप घटेगा, i कैप आएगा, और यहाँ से माइनस का k कैप है, और j कैप तो भाई एक प्लस का हो जाएगा, एक माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जितना बचेगा a2 माइनस a1। b1 क्रॉस b2, तो b1 और b2 की वैल्यू आप लोग रखेंगे, तो जैसे b1 की वैल्यू कितनी है, b1 ये है देखो 2 माइनस 1 1, यहाँ देखो 2 माइनस 1 1, और 3 माइनस 5 2, ये 3 माइनस 5 2 b2। इस तरह से आप लोग उसको सॉल्व करेंगे तो ये b1 क्रॉस b2 आ जाएगा, मतलब हमने ये भी निकाल लिया a2 माइनस c1 b1 क्रॉस। अब इस फार्मूले को लगाते हैं, बीच की दूरी के लिए जो फार्मूला होता है, b1 में मॉड भी निकाल लिया है डायरेक्ट, तो ये आया 59, ये आ गया। अब देखो ये फार्मूला लिखा गया है, दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, r वेक्टर बराबर ये, इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी जब निकालोगे तो फार्मूला ये होता है। अगर इसमें और अच्छा बनाना है तो मॉड लगा दे, क्योंकि दूरी नेगेटिव होती नहीं इसलिए मॉड लगा देते। तो a2 माइनस a1 कंप्लीट वैल्यू रख दिया, b1 क्रॉस b2 वो भी वैल्यू रख दिया, बाकी आप सॉल्व कर देंगे इसको, i का i के साथ बचेगा तो 3 आएगा, j है नहीं 0 होगा, 7 k के साथ आ जाएगा तो 10/, आ जाएगा, तो मतलब कुल मिलाकर के आंसर हो जाएगा। तो इतने मात्रक, ये मात्रक जरूर लिखिएगा क्योंकि दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा आया हुआ है अवकल समीकरण से, अवकल समीकरण जो चैप्टर है उससे आया हुआ है, और आपको बता दें इसमें जो है अवकल समीकरण हल करना है, तो वैसे अगर देखा जाए तो x x की तरफ और y dx x की तरफ और y dy की तरफ अलग नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पावर एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, मतलब जो चर आए हुए हैं तो ये, तो इनको आप लोग कहते हैं समघाती, अर्थात ये होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम लोग समघाती भी बोलते हैं। और समघाती का आपको पता है कि एक नियम अलग होता है, तो समघाती है छांट लिया, क्योंकि यहाँ पर पावर में 1 1 1 1 सब में है, बराबर पावर आ रही है सब हर एक पद में, तो इसलिए जो है समघाती है। उसके लिए डी डी एक्स ऑफ वाई बनाया हम लोगों ने, ठीक है ना। यहाँ पर उल्टा भी हो सकता है, डी एक्स बटे डी वाई हो सकता है, या डी वाई बटे डी एक्स, जो आप लोग बना सकते हो, तो हमने ये वाला बनाया। तो इसमें से नियम क्या होता है, नियम ये होता है हमेशा होमोजीनियस का ही नियम होता है,
y बराबर वी एक्स रखते हैं तो तुरंत v की वैल्यू निकाल लेते हैं, और यहाँ पर v और x दोनों, ध्यान रखिए y v x, तो x तो ठीक है y और v दोनों x के फलन होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका अवकलन करेंगे तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे y का डी डी एक्स ऑफ y, और यहाँ फर्स्ट सेकंड होगा तो फर्स्ट टेस्ट सेकंड का अवकलन ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसमें इंटू 1 है v इंटू 1, और उसके बाद प्लस x डी डी एक्स ऑफ y, ये हो जाएगा। तो यानी इसकी वैल्यू देखिए y बराबर वी एक्स आपको यहाँ पर रखना है, इसी में रखना है, और इसकी डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू जो आई वी प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ वी, तो ये पूरी वैल्यू उठाएंगे और इसकी जगह रख देंगे डी डी एक्स ऑफ y की जगह, तो ये बन जाएगा। इसके बाद बराबर है x प्लस और y की जगह वैल्यू यहाँ रखेंगे। अब इन दोनों से देखो x कॉमन हो जाएगा, कॉमन निकाल के कट कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक देखें तो कॉमन निकाल करके जब इसको हम लोग कट कर देंगे तो ये सिंपल से इस प्रकार से बचेगा v प्लस, तो वैल्यू रखी है डी वाई बटे डी एक्स की, इतना बचेगा। अब आप लोग इसमें करते क्या है कि v को ट्रांसफर करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो यहाँ माइनस v आ जाएगा, ये आ गया, बाकी वैसे चल रहा है। और इसके बाद जो है इसका लासा लेते हैं तो लासा आएगा 1 माइनस वी, तो 1 प्लस वी माइनस वी, और इसके बाद 1 माइनस वी का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा देंगे, ये वाला v जो है ये वाला v, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस वी प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ से v से v कट जाएगा, तो यहाँ लेफ्ट में वैसे चल रहा था 1 प्लस वी स्क्वायर बटे। अब बेटा यहाँ पर करते क्या कि ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल एंड इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, मतलब अब हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, x वाला x की तरफ चला जाएगा dx की तरफ, और dv v वाला v की तरफ आ जाएगा। तो इसको कहते हैं कि चरों को पृथक करके दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर, देखिए कैसा होगा, ये वाली चीज ऊपर आएगी और ये 1 प्लस वी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा, और ये dv की तरफ, और dx यहाँ ऊपर जाएगा, x नीचे आएगा, ये और दोनों पक्षों में समाकलन ले लिया। तो इसमें से 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर अलग समाकलन कर देंगे, और माइनस v बटे 1 प्लस वी स्क्वायर इसका अलग समाकलन कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को ये मिल जाएगा, देखिए इसका समाकलन तो हमने सीधे सीधे लिखा tan इनवर्स v, और माइनस इसका जो समाकलन है हमने यहाँ पर दिखा दिया है, आप चाहें तो इसमें मान करके करेंगे, तो ये मान करके देखो 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर v dv, इस तरह से इसका इतना आया, तो ये डायरेक्ट वैल्यू हमने रख दिया है, ठीक है ना, यहाँ t का वैल्यू भी रख देंगे जो भी है, तो इतना आएगा डायरेक्ट। अब आप लोग इसमें से थोड़ा सा करते हैं, आंसर सेट करना होता है इसमें, अगर आप यहाँ से वैल्यू v बराबर जो हमने निकाला था स्टार्टिंग में, आपको याद होगा जहाँ y बराबर वी एक्स लिया था और उसके बाद तुरंत v का वैल्यू निकाला था y अपॉन एक्स, तो ये यहाँ रख दिया जाता है, तो इस तरह से बन जाएगा। अब इसका लासा ले लिया गया है तो एलसीएम tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बराबर log x प्लस सी है। तो इसमें से हम लोग जो है 1/2 को बाहर रखते हुए और इसमें केवल लगाते हैं log m बटे n, यानी log m माइनस log m, ये फार्मूला है, आंसर सेट कर रहे हैं। तो आप अगर चाहें तो यहाँ तक आंसर अगर लिख देंगे तब भी ठीक है, लेकिन अगर सॉल्व हो रहा हो जहाँ तक कर पाए तो कर दिया करिए, आंसर लगभग इसमें सबके जैसे नहीं मैच करते हैं, जब देखें आंसर तो मैच करा देते हैं। तो -1/2 और log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये होगा, और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 देखिए बाहर आएगा, log x स्क्वायर है तो log m की पावर n से 2 बाहर हो जाएगा, और 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो log x यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जब लिखेंगे यहाँ log x यहाँ log x है कैंसिल, अब जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आपका आंसर क्या होगा। तो निम्नलिखित, अब देखिए जरा नेक्स्ट पार्ट है, इसमें से बोल रहा है निम्नलिखित किन्हीं 5 खंडों को हल करो। अच्छा, ये वाला सवाल अगर आता है तो ऑप्शनल में अगर है तो हम तो रिकमेंड यही करेंगे कि अगर जिसको अच्छे से आता है वही इसको टच करे, नहीं तो फिर अपना दूसरे पार्ट में देखें, क्योंकि इसमें पता है 5 नंबर क्वेश्चन होते हैं और पूरे 50 नंबर का पेपर इसी से हो जाता है, बाकी पूरा पेपर अलग होता है। 8 नंबर वाले इतने कठिन होते नहीं है, 2-2 पार्ट में रहते, कोई ना कोई आ ही जाते हैं, इसलिए यही सबसे रिजल्ट बच्चों अगर बनाना है तो यही पार्ट को फोकस करना है, पूरे अनसॉल्व में केवल यही पार्ट अगर आपको आता है तो रिजल्ट 101% बनेगा, अगर नहीं आता है तो फिर तो जय जय। देखिए जरा इसमें कह रहा है आलेखी विधि से, तो ठीक है आलेख बनाएंगे हम लोग, और इसमें पहला इनइक्वलिटी है असमीका, ये दे रहा है, पहली असमीका लिख लिया, दूसरी -x + 2y इज ग्रेटर देन 2, ये भी लिख लिया, x इज ग्रेटर देन 3, ये भी लिख लिया, और इसके बाद y इज लेस आर इक्वल टू 4, ये भी है 5 है, और इसके बाद y इज ग्रेटर देन 0, y का वैल्यू 0 से बड़ा है। ये जो 4 इनइक्वलिटी आपको दी गई है इनसे कह रहा है कि ये जो z वाला है, z की जगह है कितना 2x + y - 1, इसका न्यूनतम मान बताना है।
तो सबसे पहले हमने आप लोगों को, इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था, इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि जैसे इनइक्वालिटी लिख लिया करिए तो तुरंत इनका समीकरण रूप लिखा करिए, क्योंकि इनइक्वालिटी में तो पूरा रीगन रहता है बेटा। ये सरल रेखा से अगर इनइक्वालिटी लगाई जाती है तो उसमें पूरा हाफ प्लेन रहता है, वो सॉल्व कभी नहीं होता है। लेकिन इसकी जो ये सरल रेखाएं देख रहे हो, बाउंड्री बाउंड्री सॉल्व करके ये वाले पॉइंट आप लोग निकाला करते हो, ये पॉइंट जो छेद करते हैं जो भी रीगन होगा, तो इनको पहले समीकरण के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई बराबर जीरो। चलिए ग्राफ भी बनाते चलते हैं। x माइनस वाई बराबर जीरो, जो बच्चे थोड़ा सा जानते होंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अर्थात ये x माइनस वाई मतलब y बराबर x है ये, तो ये वाला ग्राफ है देखिए y बराबर x, तो जो रेड कलर वाली लाइन है ये आपका y बराबर x वाला ग्राफ है। अर्थात एक चीज और समझिए, y बराबर x है, इस रेखा पर कोई भी बिंदु अगर लेंगे तो उसमें x निर्देशांक y निर्देशांक दोनों बराबर आएगा। अगर x निर्देशांक k है तो y भी k होगा। इसका लाभ मिलेगा आप लोगों को जब ये वाले दो पॉइंट आप लोग निकालोगे, तुरंत लिख सकते हो, हम बताएंगे कैसे। अब इसके बाद दूसरा ये है, पहली सरल रेखा ये हो जाएगी और दूसरी सरल रेखा ये है। थोड़ा सा पहले इनको देख लेते हैं क्या है, सरल रेखाओं को बदल लेते हैं। इस प्रकार से इक्वलिटी मतलब असमीका का चिन्ह हटा के इक्वलिटी लगा देते हो तो ये आ जाता है इस तरह से। अब आपको बताया गया था कि सरल रेखा का तुरंत ग्राफ बनाना, तो अंतःखंड रूप में बदलो, तो इसका तो सीधे सीधे बना लिया है और ये इसको अंतःखंड रूप में देखिए बदल दिया हमने। यानी ये टू जो है इसके अपॉन में आएगा, माइनस एक्स अपॉन टू, और प्लस है तो प्लस टू आई अपॉन ये जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल होकर के और ये नीचे ले आएंगे तो एक्स अपॉन माइनस टू, अर्थात ये रेखा जो है एक्स अक्ष पर माइनस टू अंतःखंड काट रही है, वो ये निर्देशांक माइनस टू कॉमा जीरो होगा। अब इसके बाद जो है वाई के पर एक काट रही है, देखिए वाई पर एक से होकर के जा रही है यहाँ पर। तो इस तरह से ये जो बैंगनी कलर की लाइन देख रहे हो ये पर्पल, तो ये जो है इसका ग्राफ हो गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट और के ग्राफ समझा दे। दो के ग्राफ तो आप लोगों ने बना लिए, मतलब एक ये y बराबर x का, ये वाला रेड कलर वाला और ये पर्पल कलर वाला, ये दो के ग्राफ बन गए। अब तीसरी है x इज इक्वल टू, इससे बनेगी x इज इक्वल टू थ्री है, देखते हैं थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ, x इज इक्वल टू थ्री। अब x इज इक्वल टू थ्री तो x की वैल्यू तीन तक जाएगी, यानी यहाँ से लेकर के ये x इज इक्वल टू थ्री, और ये नीले कलर की जो लाइन देख रहे हो ये वाली है x इज इक्वल टू थ्री लाइन है। उसके बाद y इज इक्वल टू फोर, तो ये वाली y इज इक्वल टू फोर लाइन है, ठीक है ना। अब देखिए जरा, इतना खतरनाक चित्र है तो इसमें से कौन सा रीजन कौन सा होगा, क्षेत्र कौन सा इसका आएगा सभी इनइक्वालिटी को मिलाने पर। तो आपको बता दें कि सबसे पहले आप रीजन डिसाइड करेंगे, फिर उन्हीं को हल करेंगे। जैसे यहाँ पर निर्देशांक किसका किसका निकालना है, ए का, यहाँ भी एक देखो ये भी कट रहा है, यहाँ भी का ये भी है, यहाँ कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है, तो इतने सारे फर्जी पॉइंट काहे को निकालते रहेंगे, सब निकालेंगे तो आप एक एक क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन वही से भी थोड़ा लेंथी पड़ जाता है। तो चलते हैं जरा, इसको हम थोड़ा अपना तरीका बताते हैं कैसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले रीजन रीजन जो होता है वो फाइंड कर लो। पहले असमीका एक देखते हैं, तो ये डिसाइड कर देगी, ये y बराबर x, ये y लाइन है ना, तो ये डिसाइड कर देगी कि इसके ऊपर को आएगा या इसके नीचे को आएगा। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि मूल बिंदु रख के चेक कर लेते हो, तो अब ये मूल बिंदु से खुद जा रही है तो संतुष्ट करेगी करेगी। तो आप अपने मन से एक पॉइंट सोच लीजिए अपने आप। तो हम सोच रहे हैं माई 2,0 सोच ले रहे हैं, ठीक है ना, हमने ये सोची 2,0, और ये पता है हमको कि 2,0 इसके नीचे साइड है, जो लाल कलर की लाइन है ना, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं अभी। तो इसके नीचे है 2,0, ये वाला पॉइंट है 2,0। तो अब देखते हैं यहाँ रख करके, तो 2,0 रखोगे तो कितना आएगा, x माइनस वाई है तो 2 माइनस जीरो आएगा 2,0, और ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। क्या ये सही है? तो दो का वैल्यू तो हमेशा, दो जो होता है, दो का कोई वैल्यू नहीं होता, दो जो होता है वो हमेशा जीरो से बड़ा होता है, जिसका मतलब कि ये सही है। तो ये जो लाल कलर के नीचे इस साइडेड पोर्शन आएगा, अब आपको ऊपर नहीं ध्यान देना है, लाल कलर के नीचे ही होगा। लेकिन इसमें बोल रहा है तो y इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ भी नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। y का वैल्यू जीरो से बड़ा है तो यानी ऊपर ही होगा। मतलब कुल मिलाकर के ये ध्यान से देखिएगा, ये इसके ऊपर होगा और ये इसके नीचे होगा। गौर करते जाइएगा कहाँ तक जा रहा है, ये वाली लाइन के नीचे और इसके ऊपर। चलिए अब देखिए दूसरे वाली पर आते हैं। इस पर मूल बिंदु रखा जा सकता है क्योंकि मूल बिंदु से जा नहीं रही, जीरो जीरो रख दो। देखो क्या रहा है, जीरो जीरो रख दिया, तो जीरो जीरो रखने के बाद ये ग्रेटर देन, मतलब ये भी जीरो ये भी जीरो, और जीरो इज ग्रेटर आर इक्वल टू टू, मतलब ये संतुष्ट नहीं कर रही है। तो इसका जो रीजन है उस साइड को होगा जिस साइड मूल बिंदु नहीं है। तो इसके नीचे साइड मूल बिंदु है लेकिन संतुष्ट नहीं कर रही है, तो इसका जो है ऊपर हो। तो पर्पल कलर के ऊपर, रेड कलर के नीचे, यही मिला। यानी जो ये जो लाल कलर है इसके नीचे है और जो बैंगनी वाला चाहिए, तो हमें पता है
ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लाइन है और ये भी लाइन है, इसके ये वाला रीजन चलेगा, ये वाला रीजन चलेगा। क्लियर है? बाकी और कहीं से मतलब नहीं है। तो इस रीजन में ये 2 पॉइंट पड़ रहे हैं, इतना वो ध्यान रख दीजिए क्योंकि पॉइंट ही निकालना होता है। अब बात करते हैं ये वाला y लेस आर इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन 3, तो कह रहा है 3 से बड़ा होगा। तो देखो यहाँ भी आ रहा था लेकिन 3 से बड़ा होगा, x इक्वल टू इससे बड़ा होगा, तो अब आगे चला गया, मतलब अब यहाँ से देखो इतना 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 ये बन रहा है। अब इसके बाद कह रहा है कि y इज लेस आर इक्वल टू 4, 4 से छोटा होगा, तो y इज लेस आर इक्वल इससे नीचे आएगा, तो मतलब यहाँ से शुरू होगा और इसके नीचे तक रहेगा, तो कुल मिलाकर के जो शेडेड रीजन होगा वो ये वाला बन जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इतना शेडेड रीजन है, केवल इतना ही। तो यहाँ पर एक पॉइंट ए है, ये दूसरा पॉइंट बी है, ये सी है और ये डी है, केवल इन्हीं को हल करना है। अब देखिए जरा, अब ये पॉइंट काम आएगा कि y बराबर x है, इस लाइन पर जो भी होगा तो y बराबर x है, तो इसमें से जो भी पॉइंट लेंगे तो उसमें x और y दोनों निर्देशांक बराबर होगा। तो यहाँ y बराबर 4 चलेगा इस रेखा पर पूरे पर, तो इस सीधी सी बात है, c का निर्देशांक 4,4 हो गया। बात ही इतनी सिंपल सी है। और डी का निर्देशांक निकालेंगे तो डी का देखो ये x बराबर 3 है, यहाँ से मिल जाएगा इस लाइन से x बराबर 3 है, तो डी का हो जाएगा 3,3 हो जाएगा। दो तो बड़े आसानी से निकल आए। ये ए भी निकल आएगा, ये x बराबर 3 है, तो इस ये सॉरी इसमें निकालना पड़ेगा क्योंकि ये पर्पल कलर वाली में है ना। तो चलिए जरा निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ए का जब निकालेंगे तो ए कौन कौन से, देखो ए बिंदु को कौन कौन रेखाएं काट रही हैं, x बराबर 3 और ये वाली लाइन जो है ये वाली, तो मतलब x बराबर 3 ये वाली और एक ये वाली, सॉरी ये नहीं ये वाली, 2 और 3। तो देखो 2 और 3 को हल कर देंगे तो x बराबर 3 डायरेक्ट इस पर रख देते हैं, तो -3 सॉल्व करके लाएंगे तो a का निर्देशांक ये मिल जाएगा। a का हो गया, b का निकालना है तो b के लिए y बराबर 4 आप लोग इस लाइन पर रख देंगे, इसी पर, तो ये निकल आएगा। तो इस तरह से निर्देशांक निकाल लिए। अब कुछ नहीं है, कोणीय बिंदु आपके पास हो गए, एक ए हो गया 3/5, 3,5/2, और दूसरा हो जाएगा बी, इससे निकाला गया है दूसरा कोणीय बिंदु आ जाएगा, ये है सब लिखे हुए हैं, एक 6,4, सी का 4,4 और एक आएगा 3,3, इस तरह से। तो अब चित्र आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो अब डायरेक्ट सीधे हम लोग कोणीय बिंदु रख करके निकाल लेते हैं वैल्यू। देखिए जरा, ये है कोणीय बिंदु, हमने सारे यहाँ लिख लिए हैं जो रीजन पर पड़ रहे थे उन्हीं को रखेंगे। ए इक्वल टू ये है बी सी डी, 3 निकाल लिए और इस पर जेड में वैल्यू रख देंगे। तो पहले 3 और 5/2 रखेंगे यहाँ पर, तो ये आप लोग ये सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा है, छोटा छोटा देख सकते हो, तो ये आएगा 12.5 और ये इस तरह से निकल के आ जाएंगे, हल कर लेना अपना रख करके। तो ये वैल्यू जो है न्यूनतम पूछ रहा था, तो यही मिनिमम है, न्यूनतम यही है, तो आप लोग यही वाला आंसर के 12.5 होगा, ठीक है ना। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और ये बोल रहा है खा नंबर है इसका, ये भी 5 नंबर में आया हुआ है। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स इसके सापेक्ष अवकलन गुणांक निकला, अवकल गुणांक। वो अच्छा बताओ, एक y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, y का x के सापेक्ष, ये होता है d dx ऑफ y। तो आपने अगर इसको मान लिया y1, ठीक है ना, और इसके मान लिया y2, ये सवाल बोल रहा था कि tan इनवर्स 2x अपॉन इसका cos इनवर्स ये जो दिया गया इसके सापेक्ष, तो हम कह सकते हैं y1 का y2 के सापेक्ष। तो y1 का y2 के सापेक्ष निकालना है, तो y का x के सापेक्ष ये होता है, तो y1 का y2 के सापेक्ष हो जाएगा d dy2 ऑफ y1, ये निकालना होगा आपको, ठीक है ना। तो ये तो फाइनल लास्ट के लिए बात हुई। तो अब आप लोग करते क्या, चूंकि इनवर्स से है और इनवर्स में हमेशा ऐसा होता है कि आप लोग कुछ मान लेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो हमने x बराबर tan थीटा, और ये दोनों में काम करेगा, देखिए इसमें भी काम करेगा इसमें भी काम करेगा, तो दोनों समीकरणों में हमने tan थीटा रख दिया है। तो y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स और 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan, दोनों में रखा गया है। तो यहाँ से ये tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा, तो y1 बराबर ये आ जाएगा, तो यहाँ से 2 थीटा मिलेगा। थीटा की वैल्यू आपको बताइए कि tan इनवर्स x निकाल के रख दिया जाएगा, दिया गया। अब आप लोग इसका अवकलन भी कर लेंगे, लेकिन करेंगे x के सापेक्ष पहले, तो x के सापेक्ष करेंगे तो 2 बटे, और इसका जो फार्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, tan इनवर्स है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर इतना आएगा, मतलब इसका जो है अवकलन ये आया। अब इसके बाद y2 इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा, यहाँ से एक cos 2 थीटा का फार्मूला बनेगा, तो इसमें भी वही आया, मतलब सेम आएगा, आप लोग ट्राई करिएगा, इसको सेम आ गया। अब इसके बाद हमको जो चाहिए ये,
तो आप लोग इसके लिए क्या करते हैं कि ये वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना, डी डी एक्स ऑफ वाई और डी डी वाई टू ऑफ वाई वन ऐसे निकालेंगे। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये जो लिखा हुआ है इसको डी डी एक्स ऑफ वाई वन अपॉन डी डी एक्स ऑफ वाई टू, दोनों की वैल्यू एक ही जैसी है, सेम है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे और कट जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी कंप्लीट वन, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये वाला है, कह रहा है कि परवलय, ये तो अच्छा सवाल है, इसमें से कह रहा है परवलय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और सरल रेखा x बराबर ये। अच्छा एक बात बता दें कि ये जो क्वेश्चन है ये लगातार पूछे जा रहे हैं 2 साल से, एक परवलय और एक सरल रेखा का घिरा क्षेत्रफल, हमेशा ये ध्यान रखिएगा ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पर चल रहे हैं इस समय। तो परवलय का समीकरण हमारे पास ये है, इससे y का वैल्यू निकाल लेंगे तो आगे काम आएगा एक्स स्क्वायर बाई 4, ध्यान रखना। और इसके बाद सरल रेखा का समीकरण है x इज इक्वल टू 4y प्लस टू माइनस टू, तो ये माइनस टू इधर ट्रांसपोजिशन करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा इतना, ठीक है ना, तो ये आगे काम में आएंगे। अब हम लोग करते क्या है, जब भी हमें क्षेत्र निकालना होता है, एरिया निकालना होता है, क्षेत्रफल निकालना होता है, तब हम लोग तुरंत सॉल्व कर देते हैं। तो समीकरण एक और दो को हल कर दे रहे हैं, तो ये हल करने पर तो यहाँ x का वैल्यू दिया गया है 4y माइनस टू, तो ये पूरा का पूरा x का वैल्यू उठा करके यहाँ रख दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा 4y माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। इसको बेटा होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4y का स्क्वायर 16y स्क्वायर माइनस टू है तो प्लस 4 माइनस का 16y, 2a भी जब लगाएंगे आप लोग 3 मिल जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 16y है प्लस 4y है, इधर आएगा तो माइनस का ये भी हो जाएगा तो 20। इस तरह से आपको एक समीकरण मिल जाएगा। इसको हल करेंगे, देखते हैं इसको हल करते हैं तो इसका पहले 4 से डिवाइड कर दो, इसमें 4 से भाग देने पर क्या होगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा तो हमें आसानी होगी करने। 4 से डिवाइड किया तो हो जाएगा 4y स्क्वायर, यहाँ 20 है तो 5y प्लस का 1, 4 से भाग दे दिया, कॉमन निकाल के जो भी आप करते हो, तो यहाँ 4y स्क्वायर और इसका गुणनखंड कर रहे हैं तो ये माइनस का 4y माइनस का y प्लस 1, इन दोनों से 4y कॉमन होगा, इन दोनों से माइनस 1 कॉमन होगा। चलते जरा नेक्स्ट, तो ये आ जाएगा। अब देखते हैं जरा इसको हल किया तो बेटा y का वैल्यू आया 1 और y का वैल्यू 1/2, आप इतना तो कर ही सकते हो। चलिए जरा जब y बराबर 1 है तब कोई एक समीकरण ले लेते हैं, y बराबर 1, हमारे पास दो समीकरण ये दिए गए थे, तो y बराबर अगर 1 रखोगे तो कहीं यहाँ पे रखा करिए, इसमें रखेंगे तो हो सकता है कि दो दो मान निकालने लगे 3 3, तो सिंपल इक्वेशन में रखेंगे तो क्या होगा कि इमेजिनरी वाले जो पॉइंट उनको छोड़ करके वो सही सही निकालेगा। तो ये गलती अगर यहाँ पर कर दोगे तो देखो प्लस माइनस टू निकल आएगा, y का वैल्यू यहाँ 1 रखोगे, अच्छे बच्चे सभी ध्यान देंगे, यहाँ रखेंगे तो प्लस माइनस टू आए, फिर आप भटको कितने सारे पॉइंट हो गए, तो वो पॉइंट कुछ नॉनसेंस रहते हैं, इसलिए हम इस पे रखेंगे, वो नॉनसेंस ये वाला खुद ही हटा देगा। y इज इक्वल टू 1 यहाँ रखेंगे तो 2 आएगा, x इज इक्वल टू, अब इसके बाद जो है y के दोनों वैल्यू यहाँ रखेंगे तो x के दोनों वैल्यू आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं इसके ग्राफ पर। तो सबसे पहला जो है आप लोगों को इक्वेशन इसका ग्राफ समझाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इसका ग्राफ। सबसे पहले ये दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो आप जानते हैं कि ये पैराबोला ऐसे फर्स्ट टाइप का होता है, इस प्रकार से इसका ग्राफ बन जाएगा। इसका ग्राफ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का है। अब ये सरल रेखा है दूसरी, तो इसको अंतःखंड रूप में हमने पहले ही बताया ये फायदा करता है, अंतःखंड रूप में बदल लेंगे तो वो जल्दी ग्राफ बना सकते हो। तो ये 4y को पहले इधर लाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 2, तो 2 से डिवाइड करके मतलब ये बनेगा x अपॉन माइनस 2 और प्लस y अपॉन 1/2 इक्वल टू 1, यानी x अक्ष पर माइनस 2 अंतःखंड काटती है और y अक्ष पर 1/2 अंतःखंड काटती है। देखो x अक्ष पर माइनस 2 और y अक्ष पर 1/2 ये है, तो इसको हमने मिला दिया। तो अब आप बताइए कि जो ये परवलय है ये वाला हो गया और उसके बाद जो है सरल रेखा है ये हो गया, दोनों जहाँ काट रहे हैं इन दोनों के द्वारा घेरा क्षेत्रफल जो हरे कलर से हमने सेट किया है यही तो होगा इसका एरिया। अब ये निकलेगा कैसे इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला काम होता है कि जब एरिया निकालना होता है तो पहले हम एक एलिमेंट्री स्टेप लेते हैं, हमेशा कोई फंक्शन होता है तो उसमें एलिमेंट्री स्टेप लिया जाता है, तभी हम लोग एलिमेंट्री स्टेप यहाँ पर अभिष्ट रखेंगे, यहाँ डेड 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 रखेंगे क्योंकि इतना एरिया आपको नहीं चाहिए। निकालेंगे कैसे, रिक्वायर्ड एरिया का मतलब होता है अभिष्ट क्षेत्रफल, तो ये अभिष्ट क्षेत्रफल निकलेगा कैसे इसे बात करते हैं। तो देखिए पहले जो हरे कलर वाला है वो एरिया निकालना है, तो पहले आप कहाँ से निकालिए, पहले निकालिए सी ओ, ये डी पॉइंट है, ये पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट है सी और ये वाला पॉइंट है डी, ध्यान रखना। और
ये ओ है, ओरिजिन है, मूल बिंदु। तो ये हो जाएगा CODABC। पहले पूरा एरिया निकालते हैं इतना, और उसमें से पता है कितना घटा देते हैं, CODA, फिर यहाँ से लौट के O, फिर B, मतलब ये वाला एरिया इतना जो ये फलन के द्वारा, ये परवलय के द्वारा जो ये गिरा हुआ ये वाला हटा देते हैं। तो आप इतना से यहाँ तक निकाल लें, फिर यहाँ तक कोई कि नहीं, जो कि देखो पैराबोला का इक्वेशन है, परवलय का समीकरण बदल नहीं रहा, वही परवलय चल रहा है, इसलिए आप सीधे -1 से सीधे 2 तक लगाएंगे। इसमें से कुछ बच्चे गलती करते हैं ना कि 0 तक, पहले -1 से 0 तक लगाएंगे, फिर 0 से आगे लगाएंगे, फिर यहाँ घटाएंगे, फिर यहाँ, बहुत लंबा बढ़ जाता है, क्योंकि फंक्शन नहीं बदल रहा है। जब फंक्शन बदलता है तभी हम लोग लिमिट में थोड़ा चेंज करते हैं, अब फंक्शन तो पूरा चल रहा है ना। तो पहले आप ये निकालिए पूरा इतना कंप्लीट, उसके बाद में फिर ये यहाँ से देखिए जरा, जहाँ मार्कर ये जो है माउस ओवर हो रहा है उसको देखिएगा, पहले आपको ये निकालना है कंप्लीट इतना, ये वाला एरिया, और उसके बाद घटाना कितना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, फिर पूरा, फिर इतना, ये यहाँ तक घटा देंगे। तो इतना कागज अगर आपके पास है तुम इतना काट के निकाल दोगे तो हरा ही वाला तो बचेगा, तब निकल रहा है एरिया। तो हरे वाले को लेकर BOAB, देखिए जरा जो निकालना है BOAB, ये वाला निकालना है, निकलेगा कैसे, पहले पूरा निकाला अर्थात CODA और फिर BC, ये वाला पूरा एरिया, और ये तो देखो लिमिट तो दोनों में वही चलेगी। यहाँ से लंब खींचा गया, परपेंडिकुलर है, -1, इसका निर्देशांक है, तो -1 से लेकर के लिमिट कहाँ तक जाने वाली है, 2 तक, और दोनों के लिए यही जाने वाली है, चाहे वो पैराबोला से परवलय से गिरा हो, चाहे वो सरल रेखा से गिरा हो, दोनों में यही जाएगी, लिमिट तो एक जैसी होगी, मत थोड़ा सा तो अच्छा होगी। अब देखो ये वाला एरिया जब निकालोगे CODABC, ये पूरा एरिया निकालोगे, तो ध्यान रहे एलिमेंट्री स्टेप जो उस समय जो है, यहाँ पर देखो ये सरल रेखा पर टच कर रही है, रेखा है, ये रेखा के द्वारा घिरा हुआ है, तो रेखा का ये यहाँ पर समीकरण लेंगे। तो रेखा से आपको बताया नहीं, तो y का वैल्यू निकाल लो, काम आएगा, वो यहाँ देखो काम आ रहा है dx। और उसके बाद फिर जो है दूसरा वाला देखो, तो ये एलिमेंट्री स्टेप जो काल्पनिक वाली है, ये इस परवलय को टच कर रही है, जिसमें परवलय आ जाएगा ये x²। अब कुछ बचा नहीं है इसमें, सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन भी को समझा देते हैं, चलिए जरा देख लेते हैं। तो देखिए ये आ गया, तो 1/4 कांस्टेंट ठहरा, तो सीधे बाहर x+2 बचेगा यहाँ पर, तो x+2 x के अकॉर्डिंग, भाई देखो समाकलन x का अगर देखा जाए तो x²/2 होता है, ये तो आपने याद ही हो गया होगा करते करते, x²/2। तो ये जो समाकलन है इसमें x+2, अगर x में कुछ जुड़ रहा है, चाहे जो भी जुड़ रहा हो, तो उसको x के अकॉर्डिंग ही कर देते हैं, इसलिए x²/2 किया जाएगा। यहाँ से 1/4 बाहर हो जाएगा, x³ इसका हो जाएगा x² का। तो अब हम लोग करते क्या है कि 1/8 देखो 4 और ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 हो जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा। -1 से 2 इसकी लिमिट है, लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 2, इसमें 4 3 12 हो जाएगा, बाहर जब आएगा -1 से लेकर के 2 तक ये हो गया। तो अब इसमें से पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो 2 रखेंगे, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो -1 + 2 अर्थात 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -1/12। 2 का अगर यहाँ पर आप लोग क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, -1 का क्यूब -1। देखिए अपर लिमिट रखने के बाद फिर बीच में माइनस ही आता है, ये माइनस आया करता है, अपर लिमिट लगा देंगे उसके बाद माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन है जो इसमें से जो है 16 -1 करेंगे तो 15/8, भाई 15 हो जाएगा बटे 8, और यहाँ से 9/12 इसका लासा लेंगे, लासा लेने के बाद आप लोग इसका जो आंसर मिलेगा इतने, ये वर्ग मात्रक जरूर लिखना, ठीक है ना। चलिए जरा नेक्स्ट देखते हैं क्या है सवाल। ओ प्रायिकता का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, देखिए जरा। कह रहा है कि एक व्यक्ति ए है, 70% घटनाओं में सत्य बोलता है, 70% मतलब सत्य बोलता है, मतलब ये झूठ भी बोलता है, 30% घटनाओं में फिर झूठ बोलेगा। तो कहने का मतलब इससे 100 बातें अगर आप लोग बुलवा रहे हो तो 70 बातें सही बोलेगा, 30 बातें झूठ बोलेगा। चलो ठीक है, दोनों प्रकार की क्वालिटी है। तो ए अगर 70%, और इसके बाद फिर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा व्यक्ति बी जो है 60% घटनाओं में सत्य बोलता है, तो दोनों सत्य झूठ बोल रहे हैं। एक घटना में का मतलब यह हुआ जैसे कोई एक चीज पूछो दोनों से, कोई एक दोनों चीज दोनों से अगर एक साथ पूछ रहे हो, कोई भी घटना ऐसी है दोनों से पूछ रहे हो, तो कह रहा है कि एक दूसरे के सहमत होने की। सहमत का मतलब होता है कि दोनों एक ही जैसा काम करें, झूठ बोले तो झूठे बोले और सही बोले तो सहमत, तो का मतलब तो यही हुआ ना, सहमत का मतलब यही हुआ कि दोनों एक ही जैसा बोले, ये तो सही बोले वो भी सही बोले, अगर ये झूठ बोले ये भी झूठ बोले, तो इसका मतलब ये सहमत हो रहे हैं।
इसका है। तो पहले इनकी प्रायिकताएं निकाल लेते हैं। कह रहे हैं कि ए 70% घटनाओं में सत्य बोलता है। तो मान ली 100 हमने बुलवाई हैं, 100 बातें बुलवाई हैं, तो एक सत्य बोलने की प्रायिकता हो जाएगी। इसको हमने पीए से लिखा है सत्य बोलने की, 70/100, 7/10 आएगा। उसके बाद ए के सत्य न बोलने की 1 में घटा दो और चाहे यहाँ से निकाल लो। 70% में अगर सत्य बोलता है तो झूठ बोलेगा 30% में, 30/100 वही है, घटा के 1 में से घटा के निकाल लेंगे तब भी यही है। तो ए के सत्य बोलने की और ए के सत्य न बोलने की यानी झूठ बोलने की। अब बी के सत्य बोलने की 60% में बोलता था तो 60/100, 6/10 हो जाएगा। बी के सत्य न बोलने की ये हो जाएगा 1 माइनस कर देंगे, या तो फिर 40, आप जानते हो कि 60% है तो 40% झूठ बोलेगा, 40/100, 4/10। इसको ज्यादा मत काटिएगा क्योंकि ये कट रहा है तो उसमें आगे डिस्टर्ब करेगा। तो दोनों के सहमत हो, देखो जरा इस लाइन को समझिए, पूरा सवाल आ गया समझ, और इतना आसान है और 5 नंबर में आया हुआ है। दोनों के सहमत, दोनों सहमत कब होंगे? ए भी सत्य बोले और एंड और का कांसेप्ट होता है इसमें, प्रोबेबिलिटी में बहुत जल्दी सवाल हल करता है। ए भी सत्य बोलेगा और फिर बी भी सत्य बोलेगा तब भी तो सहमत होंगे। या कैसा होगा? या यहाँ पर दो है बेटा, एक और है और एक ये भी, यहाँ देखो और है और ये या है। ए झूठ बोलेगा और बी भी झूठ बोलेगा। तो और जहाँ होता है वहाँ इंटू कर दिया जाता है, जहाँ या होता है वहाँ प्लस कर दिया जाता है। तो ए सत्य बोलेगा और बी सत्य बोलेगा, तो भैया ए सत्य बोलेगा, प्रायिकता पी है और ये पी भी है तो पी ए इंटू पी भी। और ए झूठ बोलेगा और बी भी झूठ बोलेगा, तो दोनों झूठ बोलेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब पी ए डैश और ये ए झूठ बोलेगा पी ए डैश है और बी झूठ बोलेगा पी बी डैश है, तो ये हो गया। तो ए सत्य बोलेगा और फिर इंटू बी सत्य बोलेगा या प्लस ए झूठ बोलेगा और इंटू बी झूठ बोलेगा। तो ये अब सबकी वैल्यू रख दिया जाए यहाँ से निकाल करके, तो देखिए आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पी ए की वैल्यू आपको दी गई है 7/10 ये रखा, और पी बी की वैल्यू है 6/10, और इसके बाद पी ए डैश की वैल्यू 3/10 जो पहले निकाल चुके थे, इनका लासा लिया। देखो 7×6 42/100 और 4×1 12/100 ये आ जाएगा। हल कर देंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। बाकी आप लोग हल कर सकता है, 27/50 आ रहा है समथिंग, मतलब 54/100, मतलब पॉइंट, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, जो हो सो अपना देख लीजिएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है। हाँ ये है, कह रहा है कि 3 सदिश हैं ए बी और सी, 3 सदिश हैं, वेक्टर से क्वेश्चन है, 5 नंबर का है, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, ये तो आपका नंबर बढ़ा देगा ऐसा अगर आ गया तो। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस, तो सिद्ध कीजिए कि ये है। तो आपको ये दिया गया था, गिवन कंडीशन ये थी। तो इसमें से हम कहते क्या है कि दोनों बच्चों में ए से सदिश गुणा करा देते हैं, ध्यान रहे। अब आप लेफ्ट से कराओ या राइट से कराओ, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लेफ्ट से कराओगे तो फिर जैसे ए क्रॉस ए है तो ये वाला ए ये वाला है, तो लेफ्ट से ही मल्टीप्लाई होगा, राइट से नहीं, क्योंकि यहाँ क्रम में नहीं होता है, अर्थात ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं होता है। बराबर अगर करना भी चाहते हो तो माइनस लग जाएगा इधर, इसलिए ऐसा ध्यान रखिएगा इसको। तो ए क्रॉस ए फिर ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि सेम जो वेक्टर होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसका कारण ये है कि जैसे एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर ए है और इसी के साथ एंगल मतलब क्रॉस निकालना है तो इसका 0 होता है, थीटा एंगल 0 होगा क्योंकि यही वेक्टर है इसी के दोनों। और इसकी जो मेन परिभाषा होती है ए क्रॉस बी की होती है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एंड कैप, यही होता है। तो इसमें से साइन थीटा आता है ना, और साइन 0 रख देंगे, जैसे साइन 0 का मान 0, तो चाहे पे जो भी लगाओ सबको 0 कर देगा, अर्थात ए क्रॉस ए इक्वल टू 0। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो यहाँ ए क्रॉस ए 0 हो गया, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं 0 ए क्रॉस बी वैसे ही है, और ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए बनाएंगे तो आपको बताइए गया माइनस आ जाएगा इधर, तो ये तो इसको पक्षांतर कर दिया राइट साइड में, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस ए ये आ जाएगा। अब दोनों पक्षों में हम लोग जो है वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करा देंगे, या सी से करा सकते हो, जिससे मर्जी हो उसको कराते हैं। तो बी से इसी में ए प्लस बी प्लस सी जो 0 दिया गया है इसमें करा देंगे, तो ये देखिए जरा आप लोगों को ये मिल जाएगा बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस सी। तो आपको पता है कि ये वाली जो चीज़ है ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी फिर से। तो यहाँ से ए बी क्रॉस ए को हमने जब ए क्रॉस बी में बदला तो माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी, तो ये इससे आप लोग जो है पक्षांतर कर देंगे उधर, बाकी आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो। अब देखिए जरा दोनों समीकरण जो हमें प्राप्त हुए इसमें से कह रहा है ए क्रॉस बी किसके बराबर है, बी क्रॉस सी के, तो हमने उसको लिख दिया, चलो ठीक है बराबर है। उसके बाद यहाँ बोल रहा था ए क्रॉस बी किसके बराबर है, सी क्रॉस सी, हमने उसको और भी लिख दिया, तो ये प्रूव हो गया, क्रॉस लिखा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये लास्ट है हमें लगता है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और फिर देखो इनवर्स का है, इनवर्स के कई क्वेश्चन आ रहे हैं, और अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2, यानी हाफ कॉस इनवर्स एक्स ये दे रहा है, और ये कंडीशन दे रहा है एक्स का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो सकती है। कंडीशन इसलिए दिया है क्योंकि इनके आपको पता है कि इनके डोमेन और कोडोमेन सब निर्धारित ही रहते हैं, इसलिए दिया गया है। वैसे आप इग्नोर करना चाहें तो कर दें, अगर समझना चाहें तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ सकते हैं। तो चलिए जरा इसको हमने एक इक्वल मान लिया पूरा, ए इक्वल टू टेन इनवर्स, और जो ये था तो हम लोग करते क्या है एक्स इज इक्वल टू कॉस टू थीटा निकालते हैं, रख देते हैं। तो x इज इक्वल टू कॉस टू थीटा रखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, कॉस इनवर्स x हाफ थीटा की वैल्यू यहाँ से, क्योंकि बाद में जरूरत पड़ेगी। अब देखिए जैसे ही रखेंगे तो 1 प्लस एक्स की जगह यहाँ कॉस थीटा, 1 माइनस एक्स की जगह यहाँ भी कॉस थीटा, अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस टू थीटा, इस प्रकार से रख दिया तो ये आ गया। अब छोटा सा जो है यहाँ पर आप लोगों को कैलकुलेशन बता देते हैं, ये सीधे सीधे याद रखेंगे। कॉस टू थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको पक्षांतर करेंगे तो 1 प्लस कॉस टू थीटा बराबर ये होता है, क्योंकि ये आ रहा है देखो दो जगह आ रहा है तो हमने पहले ही वैल्यू निकाल ली। सेकंड कॉस टू थीटा का दूसरा फार्मूला है यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें से आप लोग जो है देखिए कॉस टू थीटा को उस पक्ष में ले जाएंगे इस साइड में, तो 1 माइनस कॉस टू थीटा हो जाएगा, ये इस पक्ष में आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 1 माइनस कॉस टू थीटा की हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बाद 1 माइनस 1 प्लस कॉस टू थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर। ये सब एक साथ रख दिया, 1 प्लस कॉस टू थीटा की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस टू थीटा की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें होगा क्या कि अंडर रूट जो है कॉमन निकल जाएगा, है ना, अंडर रूट निकलेगा कॉमन और कॉस स्क्वायर थीटा तो बाहर हो जाएगा। अंडर रूट कॉमन ऊपर से दोनों से निकलेगा, नीचे से भी निकलेगा, कट जाएगा वो। आप लोग दिखा दीजिएगा, एक स्टेप हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया। तो इसमें से आ जाएगा cos टू, अब यहाँ cos थीटा कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ cos थीटा निकलेगा तो ये आ जाएगा भाई, जिसके अपॉन में है नहीं तो इसमें cos थीटा का मल्टीप्लाई डिवाइड करा लीजिएगा, तो ऊपर से cos थीटा निकल जाएगा, नीचे रह जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, आपको याद होना चाहिए, सीधे फार्मूला होता है टेन पाई बाई 4 माइनस ए इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन ए और अपॉन 1 प्लस टेन ए, ये होता है। तो सीधे वैल्यू आ जाएगी इसमें टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा, और टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा होता है। अब आप लोग क्या करेंगे कि ए का वैल्यू है वो रख देंगे यहाँ पर, ए सॉरी थीटा का वैल्यू आपको बताया गया था, थीटा वैल्यू निकल के आया था 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ये था वैल्यू रख देंगे, इस तरह से आ जाए। तो इस तरह से आज का जो है ये लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ये आगे के लिए हैं, और इसका अगले वीडियो लेक्चर में इसका जवाब आएगा। तो आज ये पूरा 50 नंबर का जो है ये पूरा जो है क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये आपको जो है रिजल्ट बहुत अच्छा ही बना सकता है, इस पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर बिगाड़ भी सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी बच्चों को, टेक केयर, आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, समय मिले तो वीडियो भी शेयर करते रहिए।